नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिन भर की खबरें समेटकर हम हाजिर हैं आपके सामने। और अगर आप दिन भर की खबरों पर नजर डालें तो पाते हैं कि जहां बीजेपी ने चुनाव जीते वहां तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन केरलम में अभी भी यूडीएफ पसोपेश में दिख रही है कि किसको बनाए मुख्यमंत्री। हालांकि कह रहे हैं कि कल तक निर्णय आ जाएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। आज हम जिन महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे उनमें सबसे पहले होगी छोटा काफिला बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री की देशवासियों से की गई 7 अपील के बाद स्वयं पीएम और सरकार के मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियां कम करके अमल शुरू कर दिया है। कैसे ये अपील देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, क्यों प्रत्येक देशवासी की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है, करेंगे चर्चा मेहमानों के साथ ही आपको बताएंगे किसानों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिससे जाहिर है किसानों को राहत मिलेगी। वैसे इनमें धान के साथ साथ ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। साथ ही बात होगी तमिलनाडु की भी, क्योंकि विजय सरकार अभिनेता से नेता बने। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी की सरकार ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। तो ये 3 बड़ी खबरें जो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन साथ ही दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें हैं साथ में। शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कृषि, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 4 बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर। खरीफ में धान सहित 14 प्रमुख फसलों के एमएसपी में वृद्धि। कोयला गैसीकरण योजना भी मंजूर। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या घटाकर पेश की मिसाल। पीएम के काफिले में दिखी केवल 2 गाड़ियां। अपील पर एक्शन में यूपी, एमपी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री। शुक्रवार से प्रधानमंत्री 5 देशों यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का करेंगे दौरा। नॉर्वे के राजनयिक एरिक सोलहेम ने की पीएम की सराहना। कहा पश्चिमी नेताओं को पीएम मोदी से सीखने की जरूरत। तमिलनाडु में सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। टीवीके के समर्थन में 144, विरोध में सिर्फ 22 वोट। डीएमके ने किया वॉकआउट। पुडुचेरी में रंगास्वामी ने फिर संभाली कमान। केरल में संशय बरकरार। दिल्ली में कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी व्यापक चर्चा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जब दुनिया ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील ही नहीं की, बल्कि स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व की नई मिसाल भी पेश की। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को सीमित कर दिया। पीएम की अपील के बाद अब कई राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में हैं। कई राज्यों ने सरकारी काफिलों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला लिया है। और ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए एक संदेश भी है कि संकट के समय अनुशासन ही सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। पश्चिम एशिया हालात के कारण कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में राष्ट्रहित को देखते हुए पीएम ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने की जो अपील की है, उसकी नजीर स्वयं पेश करते हुए काफिले में गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी। बुधवार को पीएम के काफिले में केवल 2 ही गाड़ियां देखी गईं। पीएम ने आह्वान किया है कि लोग कार पूलिंग को बढ़ावा दें, साथ ही जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक बस का अधिक इस्तेमाल किया जाए। पीएम की इस पहल का स्वागत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर पुनः सिद्ध किया है कि वो सही मायने में देश के प्रधान सेवक हैं। जब नेतृत्व स्वयं मिसाल पेश करता है तो वो जन आंदोलन बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वाहनों के काफिले में कटौती की है।
अपने काफिले में वाहनों की संख्या पहले के मुकाबले आधे से भी कम कर दी है। पीएम मोदी की अपील के बाद अब कई राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों ने सरकारी काफिलों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में 50% तक कटौती के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा और सरकारी बैठकों में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में 13 की जगह केवल 8 वाहन ही शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है। आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। साथ ही नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश वासियों से भी आग्रह है कि वो सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या सीमित करने और अनावश्यक वाहनों के प्रयोग से बचने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार के कार्यों में वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यों के लिए वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री और उनके सभी कैबिनेट सहयोगी, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के अधिकारी केवल आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। पीएम की अपील का असर अब दिखने लगा है। इसी से जुड़ी एक जानकारी साझा करते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि कैसे पीएम की अपील का असर राज्य भर में दिख रहा है और पिछले 2 दिनों से पूरे राज्य में सोने की खरीद में भारी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की रणनीति अपनाते हुए इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसका असर पूरे देश में प्रभावी रूप में दिखने लगा है। ऐसे में ये दूरदर्शी फैसला वर्तमान परिस्थितियों के लिहाज से देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने में कारगर साबित होगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री की 7 अपीलों पर कदम आगे बढ़ा रहा है देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश हित में पेट्रोलियम उत्पादों के कम इस्तेमाल, सोने की खरीद को 1 साल तक टालने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि यह देश के सर्वोत्तम हित में है। युद्ध की स्थिति ना होने पर भी मितव्ययिता और सादगी भारतीय जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। Prime Ministers, as leaders of the country, calling for austerity measures is a thing that one has to take consideration of country's welfare, and they have to do it. Yeah. And the present Prime Minister has also done it. It is in the best interest of the country. Sure. Even in an absence of war, the India's way of life, it should be of simplicity and austerity. Yes. That is the basic thing that we should observe and practice. और पश्चिम एशिया संघर्ष पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत इसमें एक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पिछले 1 दशक या उससे अधिक समय में विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति बदली है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच जारी संघर्ष नहीं है, बल्कि असल में ये अस्तित्व और कब्जे की लड़ाई है। The present war of West Asia is, we should not think that it is between 2 countries. Okay. So it is, the thing is, it is survival and occupation, some approach to the whole human life, the world view that I should be the master of everything.
these wars are not going to finish the humanity. But definitely it will alter and it will have its influence on human life. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है महत्वपूर्ण अपील देशवासियों से, और उसके बाद जो अपील की गई है उसके पीछे के कारणों को समझ रहे हैं सभी लोग। ऐसे में आपके सामने हम भी ये तस्वीर रखना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बातें सामने रखी है उसके पीछे एक बड़ा संदेश यही है कि हमें अपने विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाना चाहिए। तो यहां पर आपके सामने ये तस्वीर रखना चाहेंगे कि अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर भी नजर डालते हैं तो जहां 2014 में ये 304 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था, तो वहीं अब अगर हम देखते हैं तो 2026 तक आते आते इसमें 127% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। 690 बिलियन डॉलर तक का हमारा विदेशी निवेश पहुंच चुका है, और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जो भारत के ही पास है। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यह सरकार की ही नीति रही है कि लगातार विदेशी मुद्रा भंडार को आगे बढ़ाने के लगातार सरकार प्रयास करती रही। अब अगर जनता से अपील की जा रही है तो उसके पीछे का एक बड़ा संदेश है कि विदेशी मुद्रा को बचाना चाहिए, जिसके लिए अपील की गई है कि विदेश में छुट्टियां मनाने या सोना खरीदने पर कम खर्च करें, और इससे विदेशी मुद्रा को बचाने में हमें मदद मिलेगी। जाहिर है कि भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है उसका एक मानक यह भी है कि उस देश के केंद्रीय बैंक के पास कितना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह अपील प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। लेकिन क्या फायदे हैं, क्यों विदेशी मुद्रा भंडार हमें और अधिक रखना चाहिए? क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार के फायदे यही है कि फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार दरअसल ये एक तरीके का देश का इमरजेंसी फंड होता है। अधिक फॉरेक्स यानी मजबूत अर्थव्यवस्था। अगर आपकी विदेशी मुद्रा कम है तो उससे आपका डॉलर यानी रुपया महंगा हो जाएगा। $1 खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपया देना होगा। जब भी डॉलर महंगा होगा, क्योंकि जब भी हम विदेश से कुछ खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट डॉलर में होती है, तो अगर डॉलर महंगा होगा तो साथ ही तेल समेत तमाम सामान जो हम बाहर विदेशों से लेते हैं वो भी महंगा हो जाएगा, जिसका एक रिपलिंग इफेक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व अधिक होगा तो रुपए का जो मूल्य है उसको भी हम बेहतर बना रख सकते हैं। जैसा अब कहा जा रहा है कि 95 रुपए प्रति डॉलर का रेट इस समय रुपए का है, 95 से भी नीचे चला गया है रुपया। लेकिन ऐसे में यह जरूरी है कि हम रुपए के मूल्य को स्थिर रख पाए, वो तभी संभव होगा अगर फॉरेक्स रिजर्व हमारा अधिक होगा। बेहतर आयात क्षमता हमारी तभी होगी अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व अधिक होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हम तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, ये तमाम ऐसा सामान है जिसको हम विदेश से आयात करते हैं। इसी के साथ बहुत लंबी लिस्ट है जिसको हम आयात करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डॉलर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हम उस सामान को खरीद सकते हैं। आम आदमी को क्या फायदा होगा? पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर होंगी। जाहिर है कि इससे जो महंगाई है उसको हम नियंत्रित रख पाते हैं, और इसलिए हर एक के रसोई का खर्च और घर का खर्च सीमित हो पाता है, नियंत्रित हो पाता है, क्योंकि हम महंगाई स्थिर रख पाते हैं, जिसके लिए जाहिर है कि पेट्रोल डीजल की स्थिर कीमतें बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तक सरकार जो भी कदम उठा रही है उसके मद्देनजर एक सोच यही है कि हम महंगाई को काबू में रख सके। आर्थिक संकट के वक्त जो सुरक्षा है वो विदेशी मुद्रा भंडार कैसे देता है? वैश्विक झटके किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसमें अगर बिना किसी मदद के हम 8 से 10 महीने तक अपने आयात को नियंत्रित रख सकते हैं, यानी हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम 8 से 10 महीने तक का खर्च निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमको एक स्थिरता देता है। तो बिना इस वक्त अगर हमें कुछ आयात करना है और हमारे पास विदेशी मुद्रा है तो हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सैलरी लेते हैं, हर महीने पैसे आते हैं और आपकी सैलरी रुक जाए, तो लगभग आपके पास अगर बैंक में इतना पैसा है कि आप 6 से 8 महीने तक का अपना खर्चा घर का चला सकते हैं, तो आप एक सिक्योर्ड फीलिंग तो रखेंगे। और इसी तरीके से अगर बैंक में पैसा नहीं है और आपकी सैलरी भी नहीं आ रही तो आपको टेंशन हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार इस तरीके का एक नो टेंशन हो, इसी वजह से ये भंडार एक बैकअप देता है आपको, और ये बहुत जरूरी होता है, हर देश के लिए जरूरी होता है। 1991 का एक उदाहरण जरूर है, क्योंकि सिर्फ $1 अरब रिजर्व था तब देश के पास।
और उस वक्त देश दिवालिया होने की कगार पर था, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं और विदेशी कर्ज भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है तो ही आप विदेशी कर्ज भी ले सकते हो। ये आपके सामने अब हम रखना चाहेंगे, क्योंकि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी विदेशी मुद्रा भंडार ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। विदेशी निवेशक क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि इस देश के पास पैसा है, विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी रिस्क कम है। अगर हम यहाँ निवेश करते हैं तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। यानी अगर एफडीआई बढ़ता है तो क्या होता है, अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या होता है, देश में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगती हैं और उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का सृजन भी होता है। इस वजह से विदेशी निवेश बहुत जरूरी है और विदेशी निवेश आपके पास आए उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम देश की साख भी बेहतर रखते हैं, अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा है तो आपकी साख, आपकी रेपुटेशन विश्व में अच्छी रहती है और ऐसे में विदेश से आप कर्ज भी ले सकते हैं। आपको विदेश की संस्थाएं कर्ज तब देती हैं अगर वो देखती हैं कि जैसे बैंक आपको कर्ज देते हुए देखते हैं कि क्या वो कर्ज दे रहे हैं वापस भी आ पाएगा, सिक्योरिटी क्या है। उसी तरीके से विदेश से कर्ज लेने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। साथ ही अगर आपके पास अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार है तो कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकते हैं। जाहिर है कि महंगाई और ब्याज दरों पर नियंत्रण इन सब कदमों से संभव हो पाता है। इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडार का देश में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के पीछे ये एक बड़ा कारण भी है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोने की खरीद 1 साल के लिए टालें। क्यों? दरअसल इस पर अगर एक नजर डालें तो आप पाते हैं कि 2022-23 से लेकर, ये हम लाख करोड़ के आंकड़े आपके पास रख रहे हैं, 2022-23 में जहां 3.25 लाख करोड़ के करीब सोना आयात होता था, 2023-24 के बाद लेते लेते 2025-26 तक इसमें 24% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी हम कितना ज्यादा पैसा, 6.77 लाख करोड़ रुपए हम सोने के आयात में खर्च कर रहे हैं। यानी आयात बिल का 10% जो है वो सिर्फ सोने के आयात में ही चला जाता है। अधिक सोना आयात यानी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कम। और अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? दरअसल आप सोना नहीं खरीदेंगे तो इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, यानी सामान मंगाने के लिए जो हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं वो कम खर्च करने पड़ेंगे और फॉरेन रिजर्व में डॉलर स्थिर रहेगा, रुपया नहीं कमजोर हो पाएगा। और अगर रुपया कमजोर नहीं होगा तो ऐसे में बाकी सारी जो कारण हमने आपको बताए हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। सोने को इस पर जो भी हम डॉलर्स बचाते हैं, यानी हम सोना आयात नहीं करते, डॉलर्स बच जाते हैं। अब उस डॉलर को हम कच्चा तेल खरीदने में या गैस का भुगतान, यानी जो बहुत जरूरी चीजें हैं उन पे खर्च कर सकते हैं, तेल के लिए, गाड़ियों के लिए। लेकिन सोने की खरीदारी को अगर हम कुछ समय तक टाल दें तो ये सब संभव हो पाएगा। इसी के साथ अगर आप विदेश यात्राओं पर भी जाने से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जरा कोशिश करें विदेश में मत जाए, क्योंकि आप देश से बाहर जाते हैं तो जाहिर है कि फॉरेन करेंसी लेकर जाते हैं, उसे खर्च करते हैं। अगर हम खर्च पर ही नजर डालें तो 2023-24 में 2.72 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे हम अपने विदेशी दौरों पर, यानी जो भारतीय बाहर विदेश घूमने जा रहे हैं। और हर महीने का अगर हिसाब आज की डेट में आप लगाते हो तो हम लगभग $1.42 बिलियन विदेश जाने पर खर्च कर रहे हैं और ये प्रति माह की खर्च हम दिखा रहे हैं लगभग 12,000 लाख करोड़। लेकिन इसमें ये 12,000 करोड़, इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम हर महीने इतना खर्च कर रहे हैं तो अगर हम इसको रोक देते हैं इस खर्च को, तो वो करेंसी भारत में ही रहेगी, विदेशी मुद्रा भारत में ही रहेगी, जिसका लाभ भारतवासियों को ही होगा। उर्वरक की भी बात की जा रही है कि उर्वरक का भी प्रयोग करते वक्त आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि उर्वरक पर भी खर्च बहुत बड़ा होता है, जिसमें यूरिया, डीएपी आती है, जिसमें 30% जो आयात होता है वो हम खाड़ी देशों से करते हैं। जो लिक्विड नेचुरल गैस होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका 50% हम आयात करते हैं। और जो लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इसकी कीमतें पिछले कुछ महीनों में जब से वॉर शुरू हुई है तब से लगभग दोगुनी हो चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं। पोटैश 100% हम आयात करते हैं। फॉस्फेट, इसको भी हम 90% आयात करते हैं और फॉस्फेट की जो लागत भी है वो भी 30% उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। यूरिया बनाने में भी जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन सबके रेट्स बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब आप उर्वरक का प्रयोग करें तो सावधानी से करें। विदेशी मुद्रा को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हम सबकी भूमिका, प्रधानमंत्री की अपील क्यों महत्वपूर्ण है कि सिर्फ सरकार या आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि वो ही विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाएं, बल्कि हर आम लोगों की भूमिका उसमें जरूरी है। आपकी आदतें बहुत जरूरी हैं। कम ईंधन को आप खर्च करें, गैर जरूरी आयातित सामान से आप बचें और घरेलू उत्पादों को भी आप बढ़ावा दें। ये तमाम वो तरीके हैं जिससे हम आयात को
कम कर सकते हैं और निर्यात को बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जिसका हमें ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जिसके आधार पर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती इन मायनों में देंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश का बढ़ेगा। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी, जो कहता है राष्ट्र हित का संदेश, कार्रवाई की ओर देश। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो राष्ट्र हित से जुड़ी अपील है, और इसी अपील को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। डॉक्टर अनिल कुमार, आपका स्वागत है। प्रोफेसर कुमार, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं त्रिवेदी जी। डॉक्टर अनिल कुमार, दरअसल हम इस इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को तो सामने रख पाए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल एक जो हर आम व्यक्ति के जहन में आता है वो ये है कि अगर मैं छोटे छोटे कदम उठा भी लेता हूं तो इसे देश की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार हो पाएगा? देखिए, आज जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसके अगर मैं महत्वपूर्ण दो जो घटक हैं, इंपॉर्टेंट जो घटक हैं, उसमें ऑयल इंपोर्ट है और साथ में गोल्ड का इंपोर्ट है, और तीसरा अगर मैं इसमें मिला दूं तो उसमें ओवरसीज ट्रैवल पे जो होने वाला खर्च है। अब ओवरसीज ट्रैवल कौन करता है? कुछ सरकारी अधिकारी, मिनिस्टर्स और अधिकतर आम जनता काम से, घूमने से, टूरिस्ट पर्पसेस से, उन सब से करती है। दूसरा, गोल्ड का इंपोर्ट अधिकतर, आज हमारा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड का, सोने का उपभोक्ता है, और वो सारा का सारा सोना बाहर से इंपोर्ट होके आता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो की है डिस्क्रिशनरी, जो हम गोल्ड खरीदते, चलो जी पैसा है गोल्ड खरीद लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं उतनी ही विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर जा रही है, और जो सोना खरीदा भी जाता है वो हमारी सेफ में ही, घर में ही बंद भी हो जाता है, आगे सर्कुलेट नहीं होता। 2 साल में केवल सोने का इंपोर्ट डबल हो चुका है। तो इस पे अब जैसे क्राइसिस हम सबके मध्य में है, पूरी दुनिया उस क्राइसिस से जूझ रही है, तो हम प्रधानमंत्री जी की अपील कोई खर्चे में कटौती नहीं है, ये अपील है कि अपने खर्चों को समझदारी से आप करो, संतुलित व्यय में रखो, और जो अपनी हैबिट्स हैं वो ऐसी हो कि इस समय के अनुरूप सस्टेनेबल हो। ये तो मैंने गोल्ड की बात की। अब जो फॉरेन ट्रैवल्स है, काफी लोग, हम ही लोग, हमारे देश के लोग बाहर ट्रैवल पर जाते हैं, गर्मी की छुट्टी आने वाली है, उसमें ओवरसीज ट्रैवल और टूरिज्म भी बढ़ जाता है। तो अब ऐसे में जब संकट हमारे द्वार पर खड़ा है तो क्या जरूरत है फॉरेन ट्रैवल जाने की? हम उसको मतलब प्रोफेसर कुमार, जिस तरीके से घर को अगर सही ढंग से चलाना है तो घर के सभी सदस्यों को उसमें योगदान देना होता है, इसी तरीके से अगर देश के सामने आज एक हालत, एक सिचुएशन है तो उसमें भी देशवासियों को ही मिलकर सहयोग करना होगा। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, ये जो अपील की गई है, मैं आपके पास वापस आऊंगी प्रोफेसर साहब, लेकिन विजय जी जो ये अपील की है पीएम ने, हम ये दृश्य भी दिखा रहे हैं कि काफिले में मात्र 2 ही गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में दिख रही हैं इस वक्त। तो क्या ये भी एक उदाहरण पेश करता है कि प्रधानमंत्री स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं भी कटौती शुरू कर चुका हूं, आप भी मेरे साथ जुड़िए मेरी इस अपील में? ममता जी, एक तो मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी की बात पर आता हूँ मैं, कि आपने जिस तरह से इस पूरे इशू को बहुत एलाबोरेट तरीके से समझाया है, मेरे ख्याल से उससे लोगों को समझ में आएगा कि इस अपील की जरूरत क्या है और मायने क्या है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई भाषण तो सब लोग देते, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। विजय त्रिवेदी बोलते कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब आप खुद कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा वैसे तो मैं बहुत बड़ा मामला मानता हूँ, उनकी गाड़ियां 10 भी होती तो भी मैं उसको उस तरह से नहीं देखता, लेकिन वो एक मैसेज देने के लिए कि यदि वो खुद गाड़ी कम कर सकते हैं तो फिर और लोगों को उस पर आगे आना चाहिए। ये अपने आप में मैसेज होता है जो सब लोगों तक पहुंच जाता है, डाउन द लाइन जिसे कहते हैं, या परकोलेट आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जब खुद अपनी गाड़ियां कम कर सकते हैं तो वो एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको वहां पर जाना है। इसका मतलब यह है कि कम से कम जो सरकारों में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो लगातार इस पर कुछ काम करेंगे और कटौती करेंगे। और ये मसला भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का ही नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का है। इसको भी समझने की जरूरत है कि ये हो कि अब प्रधानमंत्री जी ने 2 गाड़ियां ले ली तो केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री करेंगे, ऐसा नहीं है। इसको सब लोगों को अपनाना चाहिए। और आपने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि घर में कोई संकट आता है तो घर के सब लोग मिलकर करेंगे ना, केवल ममता जी अकेले
एक कप चाय कम कर देंगे उससे काम नहीं होगा, तो सब लोगों को करना चाहिए। इसमें एक शब्द, एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ जी। कि खास से गोल्ड और फॉरेन ट्रेवल्स, ये दोनों जो खर्चे हैं हमारे, जो गोल्ड जो है हमारा नंबर 2 का बिल है फॉरेन रिजर्व में, मतलब यदि पैसा खर्च किया जाता है विदेश का, इंपोर्ट का, तो वो फॉरेन पेट्रोल के बाद या मतलब ऑयल के बाद गोल्ड है। लेकिन गोल्ड और फॉरेन ट्रेवल दोनों अनप्रोडक्टिव है। ऑयल को मैं प्रोडक्टिव मानता हूँ, ऑयल हमारी एक तो मजबूरी भी है कि करना है, लेकिन ऑयल एक प्रोडक्टिव खर्चा भी है कि उससे हमारे रोजगार चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, तमाम चीज चल रहे हैं, उसको कैसे बचत की जा सकती है वो है। लेकिन गोल्ड जो है वो अनप्रोडक्टिव हमारा खर्चा है। और ऐसी फॉरेन ट्रेवल जब संकट हो तो कम से कम उस पैसे को बचाया जा सकता है। तो इन दो विषय पर तो मेरे ख्याल से खास तौर से हमारे जो लोग हैं उनको ध्यान यानी देना। एक सोच है जिसे आत्मसात किया जाना बहुत जरूरी है, और इसके महत्व को समझेंगे तो ही हम इस पर आगे कदम बढ़ा पाएंगे। प्रोफेसर साहब, ये जो पूरे हालात है इसमें एक बड़ा संदेश, मैंने पहले भी कहा कि हमें अपना आयात कम करना है और निर्यात बढ़ाना है। अगर हम प्रधानमंत्री की 7 अपीलें भी देखते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि यही एक लक्ष्य सामने नजर आता है कि आप अपने स्वदेशी उत्पाद भी अधिक खरीदें। लेकिन जैसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसके मद्देनजर ये कितनी बड़ी चुनौती है कि हम अपना आयात कम भी कर लें लेकिन निर्यात बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, चुनौतियों में ही अवसर होते हैं और हमारे देश ने कोरोना काल में ये करके दिखाया। ये चुनौती वाला काल था और पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान था और उसी के नक्शे कदम पर हम आज भी चल रहे हैं। और जो हमारी जो नीति रही है वोकल फॉर लोकल, कि जो लोकल हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए और हमें उसमें कॉम्पिटिटिवनेस लाके, कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाकर उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करने का सोचना चाहिए। आज हमारे देश में बिजनेस करने का बहुत अच्छा माहौल तकरीबन पूरे भारत वर्ष में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काफी कंप्लायंसेस हटा दी गई है और पूरा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तैयार किया गया है कि हम बिजनेस और एक्सपोर्ट सुगमता से कर सकते हैं। तो क्यों ना जो हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर हमारी निर्भरता रहती थी, क्यों ना हम उस निर्भरता को कम करके अपने देश में बनी हुई प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें और अपने देश की बनी हुई प्रोडक्ट को एक विश्व स्तर का बनाने की कोशिश करें। सरकार इस दिशा में कार्यरत है। ये सब व्यापार बंधुओं को और जितने हमारी इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं और जो तमाम जनता को भी एक तरह की अपील है कि वो लोकल मेड गुड्स को अगर बढ़ावा देंगी तो उससे न केवल इंपोर्ट बिल कम होगा बल्कि ये राष्ट्र हित में एक बहुत अच्छा सबका लेकिन कदम प्रोफेसर भी। साहब, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें हैं सामने, लेकिन उस सब के मद्देनजर लोगों से उम्मीद है कि लोग इस दिशा में कदम उठाएंगे। लेकिन सरकार के पास भी अभी और क्या विकल्प हैं कि वो इस हालात को नियंत्रित कर सके? क्योंकि एक बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें एक डर सब भी फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि कोई गंभीर संकट आने वाला है। सरकार के पास भी तो विकल्प होंगे, जैसे टैरिफ बढ़ाना इत्यादि। संकट का कोई विषय नहीं है। कल ही पेट्रोलियम मंत्री ने साफ किया कि हमारे पास 60 दिन का आज भी तेल का पर्याप्त भंडार है और बाकी देशों से बात चल रही है, तो संकट की कोई बात नहीं है। सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि हम अपने बजट में कम करेंगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, उस पे कम खर्च करेंगे या वेलफेयर स्कीम में कटौती करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप देखेंगे आज कैबिनेट के फैसले में एमएसपी के तहत 14 फसलों का सरकार ने एमएसपी का मूल्य बढ़ाया है। एक बहुत बढ़िया सरकार ने कदम उठाया और साथ में कोयले को गैसीकरण करने के लिए सरकार ने 32,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान आज के कैबिनेट डिसीजन में किया है। इसका मतलब सरकार जो डेवलपमेंट के फैसले हैं, विकास के फैसले हैं, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के फैसले, उससे पीछे नहीं हट रही है। सरकार उसी राह पर चल रही है, कहीं पर कोई कटौती नहीं है। लेकिन देशवासियों का अब ये नंबर है, क्योंकि व्यक्ति से
परिवार बनता है, परिवार से राज्य और राज्य से पूरा राष्ट्र बनता है। बिल्कुल यही हमें उम्मीद की जा राष्ट्र रही के है कि लिए लोग खड़ा अब होना अपना है। कर्तव्य समझते हुए जो अपील की गई है उस पर कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, यहाँ पर इस बात को भी लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि जहां जब से ये ईरान के साथ संघर्ष शुरू हुआ है, अमेरिका और इजराइल का, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि 50 से ज्यादा देश हैं जहां लॉकडाउन पहले से ही 2 महीने पहले से ही शुरू हो चुका है, जहां हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में ही अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो वो 40 से 60% तक बढ़ चुकी हैं। इन सब के बावजूद अगर भारत सरकार ने अपनी इकोनॉमी, अपनी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित रखा है तो कोई ठोस कारण रहे हैं जिसके बाद अब ये अपील लोगों के कर्तव्य बोध को भी जागृत करती है। बिल्कुल ममता जी, ये इसका दूसरा हिस्सा है जिस पर आपने अच्छा किया कि चर्चा की। एक तो ये कह देना कि कोई संकट नहीं है, इसको मैं नहीं मानता, इससे थोड़ा सा असहमति है। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है इसका मतलब कि वो भविष्य में आने वाले संकट को देख रहे हैं, और कोई भी राष्ट्र, कोई भी परिवार, कोई हेड ऑफ द स्टेट, कोई हेड ऑफ द फैमिली ये समझता है कि आने वाले संकट को पहले भाप लिया जाए और सामान्य जिंदगी चले। ठीक है, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि 50 से ज्यादा देशों में जो सब कुछ हो रहा है, वहां पर कई जगह पर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तेल के दाम वहां पर बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। वो संकट आगे हुआ। अभी हमने 4 साल, अभी जो 3-4 महीनों में जो सारा हुआ है, अभी हरदीप पुरी साहब ने भी कहा कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए उसमें ऑयल में खर्च कर दिया, अपना जो रिजर्व पैसा पड़ा हुआ था कंपनीज के पास। तो संकट है। यदि आप बार बार ये कहेंगे कोई संकट नहीं है तो फिर लोग कहेंगे ऐसी कोई बात। प्रधानमंत्री ने कहा इसका मतलब संकट है, लेकिन संकट डिलीवरेबल्स का नहीं है। आज देश इसलिए खुश होना चाहिए कि आज पेट्रोल की कमी यहां पर नहीं है, लेकिन वो कमी किसी दिन बढ़ जाए और आप बिल्कुल बंद हो जाएं, उससे बेहतर है कि आप संभल कर काम चलें, ठीक से काम करें। इसलिए संकट पर ये बार बार कहना कि संकट कोई नहीं है, संकट डिलीवरेबल्स का नहीं है, इस दो चीजों को बड़ा फर्क कीजिए। संकट आने वाला हो सकता है, उस संकट को ध्यान रखते हुए, भांपते हुए प्रधानमंत्री ने ये सब अपील की है, और हम ठीक से करें। हमारे घर में 1 किलो चीनी रखी है और मान लीजिए 2 महीने बाद वो चीनी नहीं आने वाली है, तो 2 चम्मच की बजाय 1 चम्मच काम में ले लें। ये वैसा है, मतलब जैसे आप घर की तरह से बात समझा रही हैं, तो वो आने वाले संकट को भांपते हुए प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है भारत में, हमारे देश में, वो ये है कि डिलीवरेबल्स पर कोई परेशानी नहीं हुई। आपको तेल भी मिल रहा है, आपको गैस भी मिल रही है, आपको LNG भी मिल रही है, PNG भी मिल रही है, और जितने प्रोडक्ट्स आज मिलने चाहिए वो सब मिल रहे हैं। लेकिन उन सब के साथ हम यदि स्वदेशी पर काम करें, जो चीजें बहुत जरूरी नहीं है विदेश से मंगाने की, उनको ना खरीदें, इन सब पर काम करने की जरूरत है। इट्स ए सीरियस टाइम, सीरियस। बिल्कुल, यानी इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोफेसर साहब, जब ये बात समझने की आती है ना, तो जो सोशल मीडिया स्कूल्स चल रहे होते हैं उसमें कई तरीके के मिथ भी होते हैं, भ्रांतियां होती हैं जिसे फैलाने की कोशिश की जाती है, जिस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो एक बिना सोचे समझे एक गलत सोच को सामने लाया जाता है कि जो सरकार कह रही है अगर इस पर कदम उठाया गया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके व्यवसाय बंद हो जाएंगे, जिनके रोजगार बंद हो जाएंगे, ये जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है, आप तथ्यों के लिहाज से इसे कैसे दूर करेंगे? देखिए, अपोजिशन वालों का या जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनका काम भ्रांति फैलाने का है। लेकिन मेरे को लगता है भारतीय जनता, हम लोग बहुत समझदार हैं। 2 महीने से बराबर इस तरह की खबरें मीडिया में, सोशल मीडिया में या इस तरह की वीडियोस प्ले हो रही है, लेकिन सरकार लोगों ने उसके ऊपर कतई भरोसा नहीं किया। कहीं पर किसी चीज की कोई किल्लत नहीं है, कहीं पर कोई लाइन नहीं है, कहीं पर कोई डर की वजह से कोई माहौल नहीं पैदा हुआ कि हम पता नहीं आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इसको एक स्टोर करके रख लें, आने वाले दिनों में पता नहीं आवश्यक वस्तुएं मिलेगी या नहीं मिलेगी। डर तो ये भी फैला रहे हैं कि आने वाले दिनों में अन्न की भी कमी हो जाएगी। कहाँ से कमी हो जाएगी? आज हमारा देश पूरा जो अन्न है केवल प्रोडक्ट करता है अपनी जनता के लिए, बल्कि काफी सरप्लस भी पैदा कर रहा है, और 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, जो कि स्कीम 8 साल से दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। वो निरंतर चल रही है, कहीं कोई कटौती नहीं है उसके अंदर। तो मेरे को लगता है कि उस केस में, उस दिशा में आपके चैनल का, दूसरे चैनल का एक दायित्व बन जाता है कि जो इस तरह की जो घबराने वाली या गलत जो खबरें या सोशल मीडिया में चल रही हैं, उससे पब्लिक को सावधान करें। और पब्लिक को भी समझना चाहिए कि उनके ऊपर कतई विश्वास ना कर कर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के शीर्ष नेता जो कह रहे हैं, वो कोई
दुष्प्रचार नहीं करेंगे। यानी यहाँ और पे आज हम सरकार की देख भी मंशा रहे को हैं कि समझना आज बहुत भी जरूरी हमारा है देश कि अभी तक दुनिया भी में हालात नियंत्रित रखे हैं, आगे भी हालात सही रहेंगे, लेकिन जो कदम वक्त पर उठा लेने चाहिए उनको उठाने की ही अपील यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि पूरा देश इसमें सहयोग करेगा और आगे कदम बढ़ाएगा। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री 15 से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात और 4 यूरोपीय देशों नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे और इन सभी देशों से भारत के प्रगाढ़ संबंध हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले नॉर्वे के पूर्व मंत्री और वैश्विक पर्यावरण संरक्षक एरिक सोलहेम ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा के तहत संयुक्त अरब अमीरात और 4 यूरोपीय देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi will be undertaking a 5-nation tour from 15 to 20 May, which includes the United Arab Emirates and 4 European nations, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. 15 से 17 मई तक प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स में रहेंगे। 2017 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी यात्रा है और ये द्विपक्षीय संबंधों के एक अहम मोड़ पर हो रही है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वे वहां के सम्राट विलियम एलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 मई को स्वीडन जाएंगे, जहां व्यापार, निवेश और AI पर बातचीत की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के स्वीडन के साथ दीर्घकालिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश पर चर्चा की जाएगी। On 18 May, Prime Minister will travel to Norway at the invitation of
the Prime Minister of Norway on an official visit for bilateral engagement and the third India-Nordic Summit to be held on 19 May. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway. 19 और 20 मई को प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के नियमित संवाद ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है और ये यात्रा संयुक्त रणनीति कार्य योजना 2025 से 2030 के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने का एक अवसर होगी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनयिक, राजनेता और वैश्विक पर्यावरण संरक्षक एरिक सोलेम ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। एरिक के मुताबिक विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी के पर्यावरण पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से पश्चिमी नेताओं को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 18 मई को दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नॉर्वे का दौरा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत राजा हेराल्ड करेंगे। वे भारतीय व्यापार को बढ़ावा देंगे और भारत नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्हें अपने भारतीय समकक्ष से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जहां नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की घरेलू लोकप्रियता रेटिंग मुश्किल से 30% है, वहीं मोदी की लोकप्रियता चुनावों में लगभग 70% है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 7% की दर से बढ़ रही है, जो चीन से भी तेज है और अन्य किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक है। एरिक सोलेम के मुताबिक वर्तमान विकास दर के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2050 तक 4 गुना हो जाएगी। तब भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो अमेरिका को टक्कर देगा। इससे पहले भी एरिक सोलेम ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता असाधारण और उनके आसपास विश्व का कोई नेता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे कैबिनेट के फैसलों की, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। घिसते, तोड़ते, टूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। एनडीए का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीए। मिलके कदम बढ़ाए, न्याय की राह अपनाए, ना खर्च ना देरी, लोक अदालत देगी राहत गहरी। एक ही दिन में मामला हल करवाए, कोर्ट की भाग दौड़ से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 151000 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात कैबिनेट के फैसलों की। केंद्रीय कैबिनेट ने आज विकास, कृषि, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 4 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन फैसलों से देश की विकास यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को राहत मिलेगी, तो वहीं कोल गैसिफिकेशन, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण से आत्मनिर्भर भारत और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। धान के साथ साथ ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का की एमएसपी बढ़ाई गई है। सरकार खरीफ फसलों की एमएसपी पर करीब 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सूरजमुखी, कपास, तिल और नाइजर सीड की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने में मदद मिलेगी। खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन योजना को मंजूरी दी है। करीब 37,500 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत कोयले से गैस, उर्वरक, बिजली और रसायनों का उत्पादन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि भारत के पास अगले कई सौ वर्षों की जरूरतों के लिए पर्याप्त कोल भंडार मौजूद है और अब स्वदेशी तकनीक के जरिए इसका बेहतर उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना से हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कैबिनेट ने अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा तक सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को भी मंजूरी दी है। करीब 20,667 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से गुजरात के उभरते हाईटेक और सेमीकंडक्टर हब धोलेरा को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार का कहना है कि धोलेरा भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को रेल और सड़क नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। वहीं नागपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना, उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे। कृषि से लेकर ऊर्जा और परिवहन तक कैबिनेट के इन फैसलों को विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज एट पे यहाँ वक्त चला है एक और ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तमिलनाडु की राजनीति रियल लाइफ में भी फिल्में दिख रही है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। जहां 118 के जादुई आंकड़े के लिए उन्हें कई दिन मशक्कत करनी पड़ी, वहीं विधानसभा के पटल पर उन्हें अन्ना द्रमुक के बागी गुट का समर्थन मिलने के बाद विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 144 विधायकों ने मतदान किया। 22 विधायकों ने विरोध किया, डीएमके ने वॉकआउट किया। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो यहां एन रंगासामी ने बुधवार को 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन केरलम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर संशय बरकरार है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार को कांग्रेस, वीसीके और एसपी वेलुमणि एवं सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक के बागी गुट का समर्थन मिला। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 144 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने इसका विरोध किया। मुख्य विपक्षी डीएमके ने मतदान से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने विपक्ष द्वारा लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को खारिज करते हुए सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगी और पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं को जारी रखेगी। उधर पुडुचेरी में एन रंगास्वामी ने बुधवार को 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने एन रंगास्वामी को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। पुडुचेरी में शपथ ग्रहण के बाद जहां एनडीए शासित 4 प्रदेशों में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वहीं केरलम चुनाव में यूडीएफ को बहुमत मिलने के 10 दिन बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। जहां अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। लोगों का गुस्सा वायनाड की सड़कों पर भी दिखने लगा है। राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से जारी अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। यूडीएफ की प्रमुख सहयोगी पार्टी आईयूएमएल ने पनक्कड़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। आईयूएमएल का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान के जरिए अंतिम निर्णय के लिए जाने के बाद ही वह अपना रुख स्पष्ट करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के चयन में देरी को लेकर कुछ आईयूएमएल नेताओं और विधायकों द्वारा खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। मुख्यमंत्री पद पर अनिश्चितता को लेकर भाजपा और अन्य दलों ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा और कांग्रेस पर लाखों मलयाली मतदाताओं की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड कंफ्यूजन। केरल में 9 दिन हो गए, नो सीएम। मैं तो आज बाइनोकुलर लेकर आया हूं कि कहीं पर तो केरला कांग्रेस का सीएम का कोई दावेदार दिख जाए, पर दिखाई ही नहीं दे रहा। 9 दिन हो गए हैं, नतीजों को 9 दिन 9 डेज पर कांग्रेस पार्टी कंप्लीट कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी असल में लाखों मलयाली मतदाताओं की भावनाओं का अपमान कर रही है। लैक्स ऑफ मलयाली वोटर्स। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर यूडीएफ के भीतर सभी चर्चाएं अब पूरी होने वाली हैं और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार केसी वेणुगोपाल इस रेस में आगे, लेकिन मेश चन्नीथला और वीडी सतीशन के नाम की भी अटकलें जारी हैं। अब देखना यह है कि केरल में कांग्रेस के अंदर की ये खींचतान
कब खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत 14 और 15 मई 2026 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुख हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इस बार सम्मेलन की थीम रखी गई है ब्रिक्स एट 20, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। बैठक के दूसरे दिन वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेशी मेहमानों का नई दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा भारत पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निर्यात, सेवा, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। भारत दौरे के दौरान विभिन्न देशों के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।